Welcome back students, I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about menstrual cycle। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर में समझेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ओके, फीमेल्स में ह्यूमन फीमेल्स में मेनली क्या होता है कि प्यूबर्टी स्टेज, ओके, प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज के बीच में एक साइकिल चलता है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, प्यूबर्टी स्टेज में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम देखेंगे, उसको हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन। ओके, और जो लास्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है, ओके, लगभग 50 ईयर के आसपास, ओके, उसको हम क्या कहेंगे, उसको मेनोपॉज कहेंगे। तो इन सब चीजों को वैसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देखा था, ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के जब हमने डिस्कस किया था उस पर, तो हमने देखा कि एलएच जो है ना, मेल्स में क्या करता है कि एलएच मेल्स पर किस पे वर्क करता है, तो वो वर्क करता है लीडिंग सेल्स पर। ओके, और जो एफएसएच था वो सर्टोलाइज सेल्स पर काम करता है। ओके, फीमेल्स के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एलएच है ना, ये जो हार्मोन्स है, कहाँ के हार्मोन्स है, तो ये पिट्यूटरी हार्मोन्स है, हमको ये पता है, ये मेनली पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं। तो फीमेल के केस में जो एलएच होता है, ओके, फीमेल्स के केस में जो एलएच होता है यह मेनली ओवल्यूशन कराता है। क्या कराता है? ओवल्यूशन कराता है। ओवल्यूशन पे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ओके, अब जो दूसरा हार्मोन है एफएसएच, इसका क्या काम होता है, तो इसको समझिए। एफएसएच मेनली क्या होता है कि फीमेल्स में देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यह जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यह फीमेल्स में क्या करता है, फॉलिकल्स के बनने को स्टिमुलेट करता है। ओके, फॉलिकल्स के बनने को स्टिमुलेट करता है कौन? एफएसएच। किन में? फीमेल्स में। ओके, फीमेल्स में एफएसएच फॉलिकल्स के बनने को स्टिमुलेट करता है। ओके, तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए कि एलएच क्या कराता है, ओवल्यूशन कराता है मेनली फीमेल्स में, एंड एफएसएच क्या करता है, तो यहाँ पर ये फॉलिकल के बनने को स्टिमुलेट करता है। ओके, तो ये तो बात हो गया कहाँ, पिट्यूटरी हार्मोन्स का। इसके अलावा फीमेल्स में जो, ओके, जो ओवेरियन जो हार्मोन्स है, ओवेरियन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो ओवेरियन हार्मोन्स में मेनली हो गया एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरॉन हो गया। ओके, एस्ट्रोजन हार्मोन, ओके, फीमेल्स का एक हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का जो है ना, पहले तो हम ये देखें कि ठीक है, चलिए, प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, तो प्रोजेस्टेरॉन मेनली एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको मेंटेन करने का काम अगर कोई करता है तो वह कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन करता है। अब इसके बाद हमको एक चीज और पता होनी चाहिए कि देखिए एफएसएच क्या किया, एफएसएच तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किया गया है ना, एलएच को भी वहीं से रिलीज किया गया। अब ये एफएसएच है, यह देखिए ओवरी में पहुंचे है ना, ये ओवेरियन जो इवेंट्स है, तो यहाँ पर ओवरी में पहुंच के जो एफएसएच होता है यह मेनली फॉलिकल्स के बनने को स्टिमुलेट करता है। मतलब जब एफएसएच सीक्रेट होगा, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड से, इंटीरियर पिट्यूटरी से, तो मेनली फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, और जब ये फॉलिकल्स बनेंगे है ना, जो ग्रोइंग जो फॉलिकल्स होते हैं, यही ग्रोइंग फॉलिकल्स मेनली क्या करते हैं, यही जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से लेके मेनली जो टर्सरी फॉलिकल तक के हैं, ये क्या करते हैं, यही मेनली एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं। मतलब एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन है वह कौन करेगा, तो फॉलिकल्स करेंगे, ग्रोइंग फॉलिकल्स करते हैं। ओके, अब तो ओवरी में ही फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये ओवेरियन हार्मोन हो गया। ओवरी में कौन सिक्रेशन किया एस्ट्रोजन का, फॉलिकल्स के, ग्रोइंग फॉलिकल्स किए। ओके, और एक और हार्मोन है जो प्रोजेस्टेरॉन, इसका मेन सिक्रेशन कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रेशन है वह करेगा कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम मेनली सिक्रेशन करता है किसका, ये है कार्पस लुटियम, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, प्रोजेस्टेरॉन का मेनली सिक्रेशन है, हायर सिक्रेशन करता है कौन, कार्पस लुटियम। इसके अलावा कार्पस लुटियम एस्ट्रोजन का भी थोड़ी कम मात्रा में सिक्रेशन करता रहता है ना। तो इन सब चीजों को भी हम एक एक करके समझेंगे। अब देखिए ये कि कहाँ पर है ना, जो बच्चे हैं है ना, वो कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, इनको हमको समझना है। देखिए कहाँ पर मेनली कंफ्यूजन होती है इसमें, तो कंफ्यूजन का विषय ये होता है कि यहाँ पे जो फेजेस हैं यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं। ओके, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। देखिए समझिए इस चीज को कि होता ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक साथ मेनली दो इवेंट्स चलते रहते हैं। दो इवेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक साथ चलते रहते हैं। एक इवेंट चलता है ओवरी में जिसको हम कहेंगे ओवेरियन इवेंट्स बोलेंगे। ओके, और दूसरा इवेंट चलता होता है कहां पर, यूट्रस में, जिसको हम यूटेराइन इवेंट्स बोलेंगे। ओके,
तो ओवेरियन इवेंट्स एंड यूटेराइन इवेंट्स दोनों एक साथ चलते रहते हैं, ओके, एक फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ओके। अब देखिए क्या कि मेनली होता क्या है कि जो ओवेरियन जो इवेंट्स हैं यहाँ पर मेनली क्या होता है कि 3 फेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ध्यान से सुनिए, मेनली होता यह है कि ओवेरियन इवेंट्स जो है ना, या हम ओवेरियन साइकिल भी इनको बोल सकते हैं, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवेरियन साइकिल होता है और यूट्राइन साइकिल होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर भी चलिए हम देखते हैं कि ओवेरियन जो इवेंट्स हैं इनमें मेनली 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप नोट करते चलिए कि ओवेरियन इवेंट्स में मेनली जो फर्स्ट, ठीक है, जो फेज होगा है ना, जो फर्स्ट फेज होगा उसको हम कहेंगे फॉलिकुलर फेज, ओके। ये जो फॉलिकुलर फेज यहाँ पर जो लिखा है यह मेनली ओवरी में चलता है, जिसमें मेनली क्या करते हैं फॉलिकल्स को बनाया जाता है, ओके। उसके बाद जो दूसरा जो फेज है जो ओवरी में चलेगा वह कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए ओवल्यूशन का मतलब जो ओवुलेटरी जो फेस होता है, ओवुलेटरी जो फेस होता है, दूसरा जो फेस है यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं ना ओवुलेटरी फेस। तो दूसरा जो फेस होगा ओवुलेटरी फेस का, यह कहाँ पे चलेगा, तो यह भी ओवरी में चलता है। एक और फेस होगा जो मेनली ओवरी में ही चलेगा, वह कौन सा होगा, आपका ल्यूटल फेज होगा, ओके। तो 3 जो फेज हैं, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज या ओवल्यूशन का फेज और जो ल्यूटल फेज है ना, ल्यूटल फेज है, यह मेनली कहाँ चलते हैं, ओवरी में चलते हैं। ल्यूटल फेज से क्या मतलब है, आपको रटना कुछ नहीं है। ल्यूटल फेज का मतलब यह है कि जहां कार्पस लुटियम फॉर्मेशन होगा ओवरी में, उस फेज को हम बोलेंगे ल्यूटल फेज बोलेंगे, ओके। जब ओवल्यूशन होगा तो उसको हम ओवुलेटरी फेज बोलेंगे। जब फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फॉलिकुलर फेज बोलेंगे। रटना कुछ भी नहीं है, सभी चीजें क्लियर है। फॉलिकुलर फेज, ओके, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटल फेज, क्लियर। ये 3 जो फेज है वह कहां चलते हैं, ओवरी में, ओके। अब देखते हैं क्या कि यूट्रस में मेनली 3 फेज और हैं जो मेनली यूट्रस में चलते हैं, ओके। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ पर नोट करते चलिए कि यूट्रस में मेनली क्या होता है, 3 यहाँ पे अलग फेज चलते होते हैं। उसमें से फर्स्ट होगा मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट कौन सा होगा, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें मेनली क्या होती है, जिसमें मेनली जो ब्लीडिंग होती है ना, जो 1 to 5 या हम कहें 3 to 5 डे का ये मेंस्ट्रुअल फेज होता है, यह कहाँ चलेगा, यूट्रस में चलेगा। दूसरा जो फेज है वह कौन सा होगा, वह फेज होगा प्रोलिफेरेटिव फेज, ओके, प्रोलिफेरेटिव फेज। तो प्रोलिफेरेटिव जो फेज है यह भी कहाँ चलेगा, यूट्रस में चलेगा, ओके। इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज में मेनली जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ना, ये जो रेड कलर में आपको जो दिखाई दे रही है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, तो ये मेनली टूट जाती है, किसमें, मेंस्ट्रुअल फेज में। तो उसको वापस बनाने का जो काम है वो कहां पर किया जाता है, प्रोलिफेरेटिव फेज में किया जाता है, ओके। एंड जो तीसरा जो फेज है जो यूट्रस में चलेगा वह कौन सा होता है, वह होता है सिक्रेटरी फेज होता है, ओके। चलिए मैं इसको दूसरे कलर में लिखता हूं, चलिए 1 है ना, ये यूट्रस के हो गए 2 एंड कौन सा हो गया 3। तो सिक्रेटरी फेज कौन सा फेज होगा, तो सिक्रेटरी फेज में मेनली क्या किया जाता है, सिक्रेटरी फेज में देखिए ओवुलेशन के बाद जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसका जो थिकनेस है ना, जो उसकी थिकनिंग है, ओके, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसकी थिकनिंग का काम किया जाता है सिक्रेटरी फेज में। मतलब यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वाला जो वॉल है उसको क्या किया जाता है, उसको उसका जो डेवलपमेंट है ना, उसको जो मेंटेन करके रखने का जो काम है ना, जो उसका जो मेंटेनेंस है वो कब किया जाता है, सिक्रेटरी फेज में किया जाता है, ओके। तो बात समझ में आई। ओवरी में मेनली 3 फेज कौन कौन से चल रहे हैं, कौन कौन से, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटल फेज। इनके नाम को आपको इनके काम से ही जानना है ना, जो वर्क कर रहे हैं उसी के काम से इनको समझना है। और यूट्रस में 3 फेज कौन से चलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज एंड आपका सिक्रेटरी फेज, ओके। क्या कुछ चीजें होती है वो मैंने बताया, ओके। तो अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ पर 6 फेजेस हो गए, 3 आपके ओवरी में और 3 कहाँ पे हो गए, यूट्रस में। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओनली 4 फेज ही चलते हैं, है ना। 3 तो मैंने बताया ऊपर कहाँ, ओवरी में, और 3 बताया कहाँ, यूट्रस में। तो 3 और 3 तो है ना, 3 और 3 6 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज ही चलते हैं। वो कहाँ चलते हैं मैंने ये आपको बता दिया है। अब देखिए कि है ना, इसको आपने नोट कर लिया है।
मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या कि मेनली होता क्या है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली 4 फेज ही होते हैं। कौन कौन से 4 फेज होते हैं उसको आपको समझना है। सबसे पहला जो फेज होगा उसको हम बोलेंगे, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सबसे पहला होगा उसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे। ओके, एक अब हम पूरा देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल को हमने इंक्लूड करके दोनों को अलग अलग समझा। अब एक साथ हम पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझते हैं। ओके, 6 फेज आपको नहीं लिखना है, आपको 4 फेजेस ही लिखना है। किसमें, मैंने उसको और समझाने के लिए आपको बताया क्योंकि ये सब वर्ड्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, तो मेनली कितने 4 फेज ही चलते हैं, 4 फेज ही होते हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जिसमें सबसे फर्स्ट होगा मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा होगा जिसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेज, है ना, फॉलिकुलर फेज, या इसी को हम कह सकते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। ओके, होता यह है देखिए कि ये तो चल रही है ओवरी में, ये कहाँ चल रहा है, यूट्रस में। होता यह है कि ये दो दोनों फेज है ना, इसको अलग अलग हम इसलिए नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं समझते क्योंकि ये लगभग साथ ही साथ होती है। जिस टाइम में एक ओवरी में फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक उसी टाइम में यूट्रस में क्या किया जाता है, यूट्रस में मेनली उस, है ना, उस जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ना, उसको प्रोलिफरेट किया जाता है। ये दोनों साथ ही साथ चलती है, इसलिए ये एक ही फेज के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे। तीसरा जो फेज हो गया वह कौन सा हो जाएगा, ओव्यूलेटरी फेज, जहां पर मेनली क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओके, और जो फोर्थ जो फेज है वह कौन सा होगा, ल्यूटल फेज होगा। ओके, ल्यूटल फेज कहाँ चलता है, तो ल्यूटल फेज चलता है कहाँ, ओवरी में, कॉर्पस लुटियम का बनना ल्यूटल फेज है। ठीक उसी टाइम पे, सेम टाइम पे सिक्रीटरी फेज चलता होता है कहां पर यूट्रस में। ओके, ये ओवरी में चला और ये कहां पे चलेगा, यूट्रस में। मतलब सेम टाइम में एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसका थिकनिंग होती है, उसी टाइम पे उसको मेंटेन किया जाता है ना, इसी फेज में। तो सिक्रेटरी फेज और ल्यूटल फेज बिल्कुल साथ ही साथ चलते हैं, अलग अलग इसको हमको नहीं पढ़ना है। तो मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेज हुए, 4 फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, या इसी को हम कह सकते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज, एंड फोर्थ ल्यूटल फेज या सिक्रेटरी फेज। यहां तक बातें क्लियर है ना। चलिए, अब और भी चीजों पे अभी हम बात करने वाले हैं, लेकिन अब हम चलिए साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो लाइंस है इनको भी हमको समझते चलना है। ओके, तो एक ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 इवेंट चलते रहते हैं, है ना, एक ओवरी में और एक साथ ही साथ कहां पे चलता होता है, तो यूट्रस में। ओके, जिसमें मेनली ओवेरियन हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन का रोल होता है ना। अभी हम इस ग्राफ को भी समझते चलेंगे। ओके, चलिए पहले हम आते हैं यहाँ पर, और ओके, लाइन टू लाइन चीजों को भी समझते चलते हैं। क्लियर। ओके, चलिए देखते हैं क्या कि द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। ओके, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है जितने भी प्राइमेट्स वगैरह होते हैं, जैसे मंकीज हो गया, एप्स वगैरह हो गए, है ना, चिंपांजीज वगैरह जैसे हो गए, एंड ह्यूमन बींग्स, है ना, ह्यूमन बींग्स में तो चलता ही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, है ना, हमने बात किया अभी। The first menstruation begin at puberty and is called menarche. Okay, तो what is menarche, है ना, menarche के बारे में हमने बात किया। जो पहला जो menstruation होता है ना, एक फीमेल्स में, एक फीमेल गर्ल में, उसको हम क्या कहेंगे, menarche कहेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स, ओके, इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average, है ना, इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। ओके, तो देखिए होता यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वेरी करता है ना, ये कभी कुछ, है ना, कम, कभी कुछ ज्यादा, ये वेरी कर सकता है। ओके, लेकिन एक एवरेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लगभग 28 या 29 डेज का माना जाता है। यहाँ पर जो हमने देखिए साइकिल जो लिया है, लगभग ये कितना का लिया है, 29 डेज का लिया है। ओके, और इसमें मिड में बिल्कुल 14th डे पे, है ना, क्या हो रहा है, ओवल्यूशन हो रहा है। ओके, मतलब ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी ओसाइट्स को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। ओके, इसको हम बोलते हैं ओवल्यूशन का इवेंट बोलते हैं। ओके, हमने ये जब oogenesis जब हमने पढ़ा था तो ये सभी चीजों को हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था जो oocytes होते हैं उनमें ग्रेनुलोसा सेल्स आके उनमें अटैच होती है। ओके, तो प्राइमोडियल फॉलिकल का है ना फॉर्मेशन होता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, उसके बाद चल के एक एक जो मैच्योर फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। 14th डे पे ओवल्यूशन के टाइम में जो oocytes है, जो सेकेंडरी oocyte है, यह रिलीज कर दी जाती है ओवरी से। ओके, एंड जो रिमेन्स इसके बाद जाते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ टाइम के बाद जो कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन का तो सिक्रेशन करती है, और
एस्ट्रोजन का भी कम मात्रा में, देखिए होता है कि कार्पस लूटियम से एस्ट्रोजन का कम मात्रा में सिक्रेशन होता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का काफी हायर सिक्रेशन होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करती है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है यह मेनली क्या करेगी, तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करती है। ओके, जबकि ये एस्ट्रोजन क्या करता है, तो एस्ट्रोजन का काम ये होता है कि यह मेनली क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ना, जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है ना। या हम कहें कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को है ना, या हम कहें एंडोमेट्रियम को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, या एंडोमेट्रियम को बनाने में हेल्प करता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। कौन, एस्ट्रोजन है ना। तो ओव्यूलेशन का जो बात है, इस एस्ट्रोजन का, देखिए प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन करता है, लेकिन एस्ट्रोजन क्या करता है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसको बनाने में हेल्प करता है एस्ट्रोजन है ना। मेन हार्मोन तो मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन ही करता है। ओके, और देखिए अब देखिए कि ओव्यूलेशन के बाद ये जो कार्पस लूटियम है ना, इस कार्पस लूटियम को मेंटेन कौन करता है, तो एलएच करता है। एलएच का भी आप जब ग्राफ देखेंगे तो देखिए ओव्यूलेशन के टाइम में तो हायर इसका एक पीक होता है, एलएच सर्ज होता है। ओके, एलएच सर्ज होता है, मतलब जो इसका हायर जो पीक होगा उसको हम एलएच सर्ज कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ओव्यूलेशन के टाइम में सबसे ज्यादा कौन है, एलएच है। इसीलिए कहा जाता है कि एलएच जो है वह क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराता है ना। फीमेल्स में ओव्यूलेशन जो कराता है वो कौन सा हार्मोन होता है, एलएच होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। लेकिन देखिए ओव्यूलेशन के बाद भी ये कुछ हायर बना हुआ है, कुछ टाइम तक हायर बना हुआ होता है। वो इसलिए बना हुआ होता है क्योंकि यह जो हार्मोन है ना, जो एलएच है, यह मेनली कार्पस लूटियम को मेंटेन करता है। ओके, एलएच मेंटेन करता है कार्पस लूटियम को, कार्पस लूटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन को। ओके, और यह जो प्रोजेस्टेरॉन है वह किसको मेंटेन करती है, एंडोमेट्रियम को है ना, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को। ओके, चलिए अभी हम देखते चलेंगे, यहां पर हम वापस आते हैं। ओके, तो द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन ओके टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना। तो एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के जो बीच का जो टाइम होगा उसको हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट दिन होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट दिन हम किसको मानते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है ना, जो फर्स्ट जो दिन होता है जब ब्लीडिंग होती है मेनली है ना, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट दिन मानते हैं ना। फर्स्ट दिन कौन सा होगा, जब ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है उसको हम फर्स्ट दिन मानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और ये 1 से लेके 5 डेज तक होता है ना, 3 to 5 डेज करके आपके बुक में एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। ओके, मेंसेस भी इसको हम कहते हैं ना, जो ब्लीडिंग होना है, ये जो ब्लीडिंग होती है उसी को हम मेंसेस भी कहते हैं। ओके, ब्लीडिंग होना। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल मिडिल में है ना, बिल्कुल मिडिल में। हालांकि ऐसा आप देखेंगे कि देखिए मिडिल तो ये है, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये क्या है, ब्लैक कलर में सीधी एक लाइन दिख रही है ना, ये लगभग इसका मिडिल है। तो मिडिल है ना, इसके मतलब बिल्कुल 14th से कुछ पहले, लगभग 20 आवर पहले ही मेनली ये जो इवेंट है ये होते हैं, ओवुलेशन होता है। ऐसा माना जाता है कि 20 आवर पहले लगभग ओवुलेशन होता है। ओके, तो देखते हैं लिखा क्या है, एनसीईआरटी की लाइंस देखते हैं। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी मतलब क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वन ओवम इज रिलीज ओवुलेशन है ना। तो लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल मिड में क्या होता है, एक ओवम को, एक सेकेंडरी साइड को रिलीज किया जाता है ओवरी से, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। हमने बात किया है। द साइकिल स्टार्ट विथ द मेंस्ट्रुअल फ्लो ओके, द साइकिल स्टार्ट विथ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। उसी चीज को मैंने बताया कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट किससे होता है, तो मेंसेस से होता है ना। मेंसेस से मेनली जो है ना मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसी से स्टार्ट होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, जो 3 से 5 डेज का होता है। ये देखिए एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, कॉजेज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम है ना। होता क्या है, ये जो मेंसेस है, जो मेंस्ट्रुएशन है, ये मेनली क्यों होता है, ये जो है ना फ्लो है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये होता क्यों है, तो ये मेनली इस एंडोमेट्रियम के है ना, इस टाइम पे मेनली क्या होती है कि ये जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग देख रहे हैं ना, ये ब्रेक हो जाती है। ओके, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वह क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वह ब्रेक हो जाती है ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हो जाती है इस टाइम पे। ओके,
एंड इट्स ब्लड वेसल। और इसके अंदर में आप देखिए कि यहाँ पर इस टाइप से आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहे हैं ना, इस टाइप के पूरे देखिए ये ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये ब्लड वेसल्स वगैरह है ना, और एंडोमेट्रियम की लाइनिन, इनका दोनों का ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने से ही है ना जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है वो बाहर आती है ना। मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलने से ज्यादा सही होता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोलना। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल जो फ्लूइड होता है ना, उसमें ब्लड के अलावा म्यूकस प्रेजेंट होता है, वेजाइनल कुछ सिक्रीशन भी प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोलना ज्यादा सही होता है। ओके, चलिए देखते हैं। विच फॉर्म्स लिक्विड, है ना, जिससे एक लिक्विड बनता है, दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। ओके, जो वेजाइना के थ्रू बाहर आती है। दिस अकर्स ओनली व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ओके, तो ये कब होगा? ये कब होगा मेनली? ये कब होगा जब जो ओवम जो रिलीज किया गया है, जो सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज किया गया है, यह सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। ओके, देखिए आपको ये पता होना चाहिए, है ना, एनसीईआरटी ने इस चीज को मेंशन किया है कि अगर जो ग्रेफियन फॉलिकल से जो ओसाइट को, जो ओवम को जो रिलीज किया गया है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता, तभी है ना, तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तभी मेंस्ट्रुएशन होता है, तभी ये जो मेंसेस है वह होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना, स्पर्म आ गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, ओके, दोनों के मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ओके, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, है ना। मतलब क्या? फिर क्या होगी? प्रेगनेंसी होगी। मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी में, है ना, एक जो 9 मंथ जो होता है ना, गेस्टेशन का जो पीरियड होता है, तब मेंस्ट्रुएशन पूरी तरह से बंद होता है। ओके, मतलब प्रेगनेंसी, है ना, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी हो गई होगी, है ना। बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुएशन, है ना, नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी ही होगी, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, बट हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है। हालांकि मेंस्ट्रुएशन ना होने के और भी कारण हो सकते हैं। ओके, जैसे कई सारे, है ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मान के चलिए एक गर्ल है जिसमें प्यूबर्टी ही नहीं आई है, तो उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ओके, मीनोपॉज आ चुका है ना, मीनोपॉज आ चुका है, उस एज से वो पार कर चुकी है ना, उस एज से वो, है ना, ज्यादा हो गई, लेकिन 50 से 55 एज को पार कर चुकी है, तो लगभग अब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्ट्रेस की कंडीशन में कई बार क्या होता है, स्ट्रेस की कंडीशन में जो मेंस्ट्रुएशन होता है वह कभी लेट हो जाता है या नहीं होता, ऐसा हम देखते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें, ठीक है, तो इतनी सारी लगभग चीजों को आप याद रखिए, है ना। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कई सारे और भी कारण हो सकते हैं, केवल प्रेगनेंसी बस ऐसा नहीं है एक कारण जिसमें मेंस्ट्रुएशन ना हो, और भी कारण हो सकते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े ना। ठीक, इट इज फॉलोड बाई द फॉलिकुलर फेज। का क्या मतलब है कि मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाई फॉलिकुलर फेज। ओके, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो फॉलोड बाई क्या? फॉलिकुलर फेज। मतलब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ही तो आता है, देखिए, फॉलिकुलर फेज आता है। ओके, पहले मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, फिर क्या आएगा? फॉलिकुलर फेज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अब फॉलिकुलर फेज में क्या कुछ चीजें होती है उसको हम समझते हैं। इन दिस फेज द पीएफ मतलब क्या? प्राइमरी फॉलिकल, है ना। जो पीएफ का मतलब क्या? प्राइमरी फॉलिकल। ये देखिए, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। ओके, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है ना। हमने oogenesis में पहले ही डिस्कस किया हुआ इन सब चीजों को। ओके, तो जो प्राइमरी फॉलिकल है, फॉलिकुलर फेज में, इस फेज में क्या होता है, मैंने बताया था ना कि इसी फेज में साथ ही साथ प्रोलिफरेटिव फेज भी चलता है यूट्रस में। तो फॉलिकुलर फेज में ओवरी में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स है यह मैच्योर हो जाती है इनटू द ग्रेफियन फॉलिकल। इसी टाइम पे मेनली क्या होती है कि प्राइमरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होती है? मैच्योर हो जाती है ना, एक मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड स्टिमुलेट्स ओके, एंड, है ना, एक मिनट। ओके, चलिए यहां हम देखें कि जो प्राइमरी फॉलिकल है मेनली क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल है वह ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है ना, कन्वर्ट होता है। इसके देखिए सेम टाइम पे मेनली होता क्या है कि सेम टाइम पे मेनली क्या होगा, है ना, साथ ही साथ, ओके, सेम टाइम पे साथ ही साथ क्या होगा कि द इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ओके, रीजनरेटिंग थ्रू
प्रोलिफरेशन, है ना, मैंने बताया था देखिए कि जिस टाइम पे फॉलिकुलर फेज चलता है ओवरी में, सेम टाइम पे यूट्रस में चलता है प्रोलिफरेटिव फेज चलता है ना। फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज साथ ही साथ चलते हैं। उसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जब प्राइमरी जो फॉलिकल है, प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल है वह ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर होती है, सेम टाइम पे यूट्रस की, है ना, यूट्रस में क्या होता है देखिए, यूट्रस रीजनरेटिंग थ्रू प्रोलिफरेशन, है ना। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कि आगे, है ना, बढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, है ना। जैसे हमने स्टार्ट में बात किया था कि मेनली क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में मेनली होता क्या है कि फीमेल्स में हाइपोथैलेमस, है ना, जो गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करेगी, गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करेगी, और ये जो गोनाडोट्रोपिन्स है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेंगे कि तुम अपने, है ना, कि आप अपने हार्मोन्स को रिलीज कीजिए। तो कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करेगा वो? FSH एंड LH। ओके, अब ये जो FSH है और LH है इनका सिक्रेशन मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी से होगा, है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से होगा, है ना। ये जो दोनों गोनाडोट्रोपिन्स है इनका सिक्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी से होगा। अब क्या होगा इसके बाद उसको समझते हैं। द सिक्रेशन ऑफ LH, है ना, LH एंड FSH। ओके, LH एंड FSH इंक्रीजेस, है ना, इनका जो मतलब सिक्रेशन है वो दोनों का बढ़ता है। ओके, दिस कॉजेज, अब क्या होगा कि दिस कॉजेज फॉलिकुलर ग्रोथ, है ना, इससे कारण क्या होगा? फॉलिकुलर ग्रोथ होगा। देखिए होता क्या है कि, है ना, एस्ट्रोजन का लेवल जो है, एस्ट्रोजन को लेवल जो है मेनली स्टार्टिंग में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग में एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो काफी कम होता है काफी कम। ओके, तो ब्रेन से एक सिग्नल मिली पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी ने अपना हार्मोन्स अब रिलीज किया। तो पहले हम बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे। तो ये जो FSH है देखिए स्टार्टिंग में, है ना, अब हम इस ग्राफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर मेनली क्या है कि ये जो रेड कलर में है ये FSH, है ना, ये रेड कलर को मैंने FSH में दिखाया है, FSH को मैंने रेड कलर में दिखाया है ना, ये रेड कलर में देखिए FSH है, और जो ब्लू कलर में जो हार्मोन है वह कौन सा है? LH है। तो ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज हुए। FSH जब रिलीज होगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा, थोड़ा सा देखिए हायर है, और इस टाइम पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वह क्या है, मतलब उसका जो लेवल है काफी कम है। ओके, FSH जब रिलीज किया जाएगा पिट्यूटरी से, थोड़ा सा, है ना, हायर लेवल पे यहाँ पे सीक्रेट किया जाएगा, किसमें? मेनली ओवरी में, है ना। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, है ना, पिट्यूटरी से इसको रिलीज किया जाएगा, और मेनली होगा क्या कि ये जो है जैसे ही FSH रिलीज होगा तो FSH करता क्या है फीमेल्स में, फॉलिकल्स के बनने को स्टिमुलेट करता है। तो FSH आते ही ओवरी में क्या करेगा, फॉलिकल्स के बनने को स्टिमुलेट करते जाएगा, और फॉलिकल्स जैसे जैसे बनते जाएंगे, FSH के आने से जैसे जैसे देखिए ये फॉलिकल्स बनते चल रहे हैं, उनमें ग्रेनुलोसा सेल्स ऐड होते जा रही है, वैसे वैसे होता क्या जाएगा कि मैंने भी बताया था कि ये जो फॉलिकल्स है, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है, यही तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं। तो होगा ये कि जैसे देखिए ये काफी स्टार्टिंग बस में देखिए हायर लेवल है, उसके बाद जैसे ही ये एक बार स्टिमुलेट कर दिया फॉलिकल्स के बनने को, और फॉलिकल्स जब बनने लगे तो होता क्या है कि जैसे फॉलिकल्स जब बनने लगते हैं ना, तो इसका लेवल देखिए कि FSH का थोड़ा सा कम हो जाता है ना। अब कुछ खास इसकी आवश्यकता नहीं है, एक बार स्टिमुलेट हो गया तो एस्ट्रोजन बनने लगा। तो यहाँ पर मेनली होता क्या है कि जो ओवेरियन हार्मोन है ना, जो ओवेरियन जो हार्मोन है, ये तो पिट्यूटरी हार्मोन था, जो ओवेरियन हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये धीरे धीरे क्या करता है देखिए, बढ़ते चलता है, क्योंकि अब ये फॉलिकल्स बनने लगे तो ये एस्ट्रोजन को बनाते चलेंगे, तो क्या होगा, एस्ट्रोजन बढ़ते चलेगा, और एक टाइम के बाद इसका एक सर्ज यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, एक पीक देखने को मिलेगी, किसकी? एस्ट्रोजन की, है ना, क्योंकि यहाँ पर फुल्ली जो मैच्योर हो जाएंगे, खूब सारे फॉलिकल बन जाएंगे, जिससे काफी मात्रा में एस्ट्रोजन बनेगा, है ना, और एस्ट्रोजन बनेगा, और एस्ट्रोजन देखिए यहाँ पर ओवुलेशन के ठीक पहले एक पीक होगा ना। उसके बाद देखिए क्या कि जब ओवुलेशन हो गया तो ओवुलेशन के बाद ये जो फॉलिकल्स है ना, ये फॉलिकल्स, तो अब देखिए इनमें क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया, उस साइड निकल गया यहाँ से, अब बच क्या गया, रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल बने, जो आगे चल के क्या बन गया, कार्पस लुटियम। तो इसके बाद फॉलिकल्स तो अब रहे नहीं, तो एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन है वह क्या होगा, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन अब कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए कि जो एस्ट्रोजन है अब वो बिल्कुल नीचे आता हुआ आपको दिख रहा है ना, लेकिन एक और पीक आगे चल के हमको एस्ट्रोजन को दिखेगा। यहाँ पर देखिए एस्ट्रोजन का एक और पीक हमको देखने को मिलता है, मेनली दो पीक देखने को मिलते हैं, एक ओवुलेशन के टाइम में और एक काफी ओवुलेशन के बाद, लगभग 25 है ना डे के आसपास यहाँ पर मिलता है देखने को।
तो ये क्यों यहाँ पर एक पीक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कार्पस लुटियम है ये प्रोजेस्टेरोन का तो अधिक मात्रा में बनाता है, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ पर एस्ट्रोजन को बनाते रहता है। एस्ट्रोजन को क्यों बनाते रहता है कार्पस लुटियम मेनली, है ना, क्योंकि फॉलिकल्स तो है नहीं, फॉलिकल्स तो बनाएंगे नहीं। कार्पस लुटियम कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन को इसलिए बनाता है क्योंकि जो एस्ट्रोजन है ना, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है यह मेनली यूट्रस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है ना, या हम कहें कि जो एंडोमेट्रियम है उसको बनाने में हेल्प करता है, इसलिए कुछ मात्रा में यहाँ पर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होते रहता है। ओके, अब एक चीज को और आप समझिए कि देखिए यहाँ पर जैसे ही ओवल्यूशन का जब टाइम होता है ना, हम ग्राफ को समझ रहे हैं, है ना, तो ओवल्यूशन का जब टाइम होता है तो इस टाइम पे देखिए पहले तो बिल्कुल कम था, अब जैसे ओवल्यूशन का टाइम हुआ तो एलएच का देखिए एक पीक देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं एलएच सर्ज बोलते हैं, है ना, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि एलएच सर्ज बोलते हैं। इसीलिए मतलब ओवल्यूशन के टाइम में मेनली जो पिट्यूटरी जो हार्मोन है जो ओवल्यूशन को कराता है वह कौन है, एलएच है। ओके, अब इसके बाद देखिए कि इसके बाद भी, है ना, मैंने हालांकि एक बार बताया है कि इसके बाद भी थोड़ी मात्रा में ये मतलब बने रहता है, थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा हायर रहता है। क्यों ऐसा रहता है एलएच, क्योंकि एलएच ही मेनली कार्पस लुटियम को मेंटेन करती है, और कार्पस लुटियम किसको मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेशन करता है, और प्रोजेस्टेरोन ही तो, है ना, इन सब बातों को आप नोट करते जाइए, है ना, कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट की, और जो प्रोजेस्टेरोन है यही मेनली मेंटेन करती है एंडोमेट्रियम को, तो इनडायरेक्टली कार्पस लुटियम ही मेंटेन की ना एंडोमेट्रियम को। बात समझ में आई। चलिए एक और हमको समझना है, ये देखिए जो रेड कलर में है ये लगभग अपने, है ना, ये देखिए बिल्कुल ये ना तो बढ़ रही है ना तो कुछ, है ना, बिल्कुल ये नॉर्मल ही है ना, बिफोर ओवल्यूशन, है ना, बिफोर ओवल्यूशन क्या है कि यह नॉर्मल ही है, देखिए बहुत कुछ खास इसका सिक्रेशन हो नहीं रहा है। जैसे ही अब ओवल्यूशन हुआ और जैसे ही कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन हुआ तो इसका भी एक पीक आता है। ये कौन सा हार्मोन है, तो ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, ब्लू कलर में तो एस्ट्रोजन है यहाँ पे, तो ये जो रेड कलर में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये जैसे ही कार्पस लुटियम बना और कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन का जैसे ही हायर सिक्रेशन हुआ यहाँ पर, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को, तो इसका एक पीक देखने को हमको मिलेगा, यहाँ पर एक पीक देखने को मिलेगा प्रोजेस्टेरोन का। ओके, एक पीक देखने को मिलेगा मेनली कार्पस लुटियम के बनने के बाद। ओके, और इसके बाद फिर इसका लेवल धीरे धीरे क्या होता है, कम होते चलता है। ओके, तो लगभग यहाँ तक की चीजें क्लियर है। ओके, चलिए वापस यहाँ पर आते हैं और देखते हैं क्या, है ना, हमको इसी लाइंस को भी देखने चलते हैं, देखते ना, साथ साथ चलना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फॉलिकल ग्रोथ हमने देखा, द ग्रोइंग, ओके, द ग्रोइंग फॉलिकल्स प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। हमने बात किया है कि जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है यही मेनली एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं, है ना, यही मेनली सोर्स है एस्ट्रोजन का, है ना, तो हमने बात किया। बोथ एलएच एंड एफएसएच आर एट देयर पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल, है ना, तो मिडिल ऑफ साइकिल में देखिए एफएसएच एंड एलएच दोनों का पीक देखने को मिलता है, और एलएच के पीक को हम क्या कहते हैं, एलएच सर्ज कहते हैं, यही तो मेनली ओवल्यूशन कराता है। ये देखिए एलएच सर्ज, एलएच सर्ज क्या है, एलएच का पीक लेवल पे होना, और यही मेनली ओवल्यूशन कराता है। देखिए आगे लिखा भी है अभी, इंड्यूस, है ना, जो एलएच सर्ज है यह क्या करता है, इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, है ना, जो एलएच सर्ज है इसमें क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कर जाती है, एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम। ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे, ओवल्यूशन बोलेंगे, है ना, इसलिए हमने कहा कि एलएच ही है जो ओवल्यूशन कराता है। द, है ना, ओके, यहाँ अब हम बात करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओपी, ओपी क्या है यहाँ पर, ओपी है द ओवुलेटरी फेज, है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है कि द ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। ओके, ओवुलेटरी फेज देखिए सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, फिर क्या, फॉलिकुलर फेज, या हम इसी को कह सकते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज, क्यों कह सकते हैं मैंने बताया है। ओके, उसके बाद ओवुलेटरी फेज, और ओवुलेटरी फेज के बाद क्या आएगा, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्पस लुटियम यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो ओवुलेटरी फेज के बाद आएगा ल्यूटियल फेज, ओके, फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। ओके, ड्यूरिंग विच, है ना, अब ल्यूटियल फेज में क्या होगा, द रिमेनिंग ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस लुटियम। ओके, हमने बात किया है विच सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, है ना, कार्पस लुटियम का मेन काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करना, है ना, कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन में सिक्रेशन करती है, क्यों करती है मैंने बताया है। ओके,
फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द, जो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, है ना। तो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके, ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज, है ना, देयर इज मेंस्ट्रुएशन, है ना, स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी टाइप का मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, है ना। मैंने क्या कहा कि प्रेगनेंसी के टाइम में मेनली क्या होता है कि जो ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब जो भी इवेंट्स चल रहे हैं ये सब पूरी तरह से बंद हो जाते हैं ना। किसी भी टाइप का मेंस्ट्रुएशन प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं होता। ओके, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके, इन द, है ना, इन द absence of fertilization the carpus luteum degenerates। ओके, अब देखिए यहाँ पर बात समझिए कि कार्पस लुटियम क्यों था यहाँ पर। कार्पस लुटियम का मेन काम क्या था कि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करना, और प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग प्रोवाइड कर रहा था, उसको मेंटेन करके रख रहा था, कौन, प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, है ना, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन के ना होने के, है ना, मतलब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कार्पस लुटियम है वह डीजनरेट कर जाती है, मतलब कार्पस लुटियम जो है वह नष्ट हो जाती है। और कार्पस लुटियम के नष्ट होने के कारण जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन हो रहा था किससे, कार्पस लुटियम से, ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन पूरी तरह से बंद हो जाता है। ओके, और जब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो जो इसको मेंटेन कर रही है एंडोमेट्रियम को, यही तो कर रही थी ना प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर कार्पस लुटियम नष्ट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बंद हो गया, और प्रोजेस्टेरॉन का अगर सिक्रेशन बंद हो गया तो इसको मेंटेनेंस कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। और इसी कारण क्या होता है कि इसका मेंटेनेंस बंद हो जाने के कारण फिर बिल्कुल स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता वहां पर। ओके, क्यों नहीं होता, क्योंकि कार्पस लुटियम नहीं होता। उसी बात को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये लिखा है कि देखिए क्या लिखा है कि इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस लुटियम डीजनरेट। ओके, और इसी कारण क्या होता है कि देयर बाई, ओके, देयर बाई, है ना, thereby causing the डिसइंटीग्रेशन, है ना, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, है ना, जो एंडोमेट्रियम है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब वह एंडोमेट्रियम टूट जाती है। क्यों टूट जाती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि कार्पस लुटियम नष्ट हो गया है। ओके, द स्टार्ट ऑफ ए न्यू साइकिल, और अब क्या होगा कि एक न्यू साइकिल का स्टार्ट होगा, मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन जैसे ही बंद हुआ तो, है ना, मेंसेस स्टार्ट हो जाएगी, और मेंसेस का स्टार्ट होना ही तो एक नया साइकिल का स्टार्ट होना है, हम कहते हैं, है ना। मतलब मेंसेस स्टार्ट हो गया मतलब एक नया साइकिल स्टार्ट हो गया, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉसेस अराउंड 50 एज, है ना, लगभग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है लगभग एक फीमेल में, है ना, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि 50 ईयर के आसपास तक, लगभग 50 ईयर के आसपास तक लगभग ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। एक प्यूबर्टी से लेकर 50 ईयर तक लगभग चलेगा, है ना। तो इस एज को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 ईयर में जाके स्टॉप हो जाती है ना, दैट इज, है ना, ओके, टर्म इज मेनोपॉज, है ना। क्या था कि देखिए इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस, है ना, मतलब क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, बंद हो जाती है। कब बंद हो जाती है, तो 50 ईयर के आसपास बंद हो जाती है। और जब बंद हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेनोपॉज, है ना। स्टार्टिंग को हम क्या बोले थे, मिनार्की, जब स्टार्ट हुआ था जो पहला मेंस्ट्रुएशन था, और जो लास्ट हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, मेनोपॉज बोलेंगे। ओके, तो मिनार्की एंड मेनोपॉज क्लियर है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए लगभग, है ना, सभी चीजों को हमने अच्छी तरह से, है ना, समझने का कोशिश किया है। सभी लाइंस को, जितनी एनसीईआरटी लाइन है उनको हमने समझने का कोशिश किया है। आई होप सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू।